नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। जहांगीरपुरी बवाल पर दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। कहा, साजिश के तहत भड़काई गई हिंसा, आरोपी अंसार की खंगाली जा रही है कॉल डिटेल। लाउडस्पीकर से अजान के खिलाफ राज ठाकरे की बैठक में फैसला। 3 मई को एमएनएस मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाकर करेगी आरती। सोनिया गांधी के घर कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक। प्रशांत किशोर ने बनाई रणनीति। 2024 के लोकसभा चुनावों पर हुआ मंथन। ममता सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका। मांगी 5 रेप केसों की स्टेटस रिपोर्ट। पीड़ितों की सुरक्षा का भी दिया आदेश। बाजवा के लिए भस्मासुर बना तालिबान। कर रहा पाकिस्तान के सैनिकों की हत्या। पाक ने भी अफगानिस्तान में किए हवाई हमले। और सबसे पहले बात दिल्ली हिंसा पर बड़े खुलासे की। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की आरंभिक रिपोर्ट पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में हिंसा को आपराधिक षड्यंत्र बताया गया है। रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम की डिटेल से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि घटना में शामिल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 21 बालिग और 3 नाबालिग हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यह घटना असामाजिक तत्वों की सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया और अब सभी एंगल से जांच की जा रही है। साथ ही मुख्य आरोपी अंसार की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। डॉक्टर साहब, दिल्ली पुलिस ने हिंसा को एक साजिश बताया है। क्या कुछ खुलासे इस रिपोर्ट में और हुए हैं? देखिए, ये साजिश के बगैर इस तरह की हिंसा होती नहीं है। कोई पहली बार हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा नहीं निकल रही थी। देश में लगभग हर जगह इस तरह की यात्रा निकाली गई, लेकिन कुछ जगह हिंसा हुई और कुछ जगह नहीं हुई। और जहाँ जहाँ हिंसा हुई है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर जगह ये साबित होता चला जा रहा है कि ये एक प्री प्लान अटैक था। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुछ सीसीटीवी फुटेजेस आ गए नए, जो हिंसा के एक दिन पहले के हैं, जिसमें ये अंसार कुछ और भी मास्टरमाइंड्स के साथ उन स्पॉट्स पे प्लान करता हुआ दिख रहा है। फिर जिस दिन ये हिंसा हुई, उस दिन जंतर मंतर पे पीएफआई का एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसके वीडियो सामने आ गए। किस तरीके से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उससे वो साफ साफ पता चल रहा है। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो मुस्लिम पक्ष के जितने भी आरोपी हैं, उनके लिए तमाम फ्री लीगल असिस्टेंस देने का काम पीएफआई कर रही है। मतलब ये कि जिस संस्था के ऊपर शाहीन बाग के दौरान दिल्ली में दंगा भड़काने और देश भर में आगजनी करवाने का आरोप लगा, जिस संस्था के ऊपर बैन लगाने की मांग चल रही है, जिस संस्था का कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया उसने हिजाब के मसले को लेकर के देश में शांति उसको विघ्न करने की कोशिश की, वही साजिशकर्ता दिल्ली दंगों के पीछे हैं, इसका अब सबूत मिलने लगा है। जी बिल्कुल। जो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंपी है, उसमें खुलासा हो गया कि जहांगीरपुरी हिंसा जो थी वो साजिश के तहत भड़काई गई थी। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस आगे की जांच कर रही है। वहीं दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में भी लाउडस्पीकर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक अहम बैठक की है, जिसमें फैसला लिया गया है कि 3 मई को उनकी पार्टी एमएनएस पूरे महाराष्ट्र में मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाकर आरती करेगी, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगी। ये फैसला राज ठाकरे ने मस्जिदों से 3 मई तक लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम के बाद लिया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अब इस बात पर तो बैन लगा दिया है कि अजान के समय में हनुमान चालीसा या लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता, तो क्या अब राज ठाकरे उसके बाद आरती कर पाएंगे? देखिए,
बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानने का खामियाजा उद्धव ठाकरे और शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। जब राज ठाकरे ने पहले लाउड स्पीकर के मसले को उठाया, उसी वक्त शरद पवार ने कह दिया था कि इसको सीरियसली नहीं लेने का है, मतलब राज ठाकरे जो कह रहे हैं उसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन ये घर की लड़ाई है, उद्धव वर्सेस राज ठाकरे, तो इसमें ईगो ने ऐसा कमाल किया कि राज ठाकरे ने जाल बिछाया और उस जाल में शिवसेना फंस गई। अब ये जो फैसला आज हुआ है, 3 तारीख को अक्षय तृतीया भी है, 3 तारीख को ईद भी है, और महाराष्ट्र की सरकार ने मस्जिदों से 100 मीटर की दूरी तक लाउड स्पीकर पे बैन लगा रखा है। अजान के आज 15 मिनट इधर और 15 मिनट उसके बाद लाउड स्पीकर पे बैन लगा रखा है। अब राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि हम तो 3 तारीख को आरती करेंगे, आरती दिन भर चलेगी, नमाज के वक्त चलेगी, बवाल मचेगा। सरकार अगर एक्शन लेती है तो राज ठाकरे खुशी खुशी अपने लोगों को जेल के अंदर भिजवाएंगे, बवाल मचवाएंगे। उससे होगा क्या? उससे राज ठाकरे की राजनीति चमक उठेगी और शिवसेना का समर्थन बिल्कुल ही नगण्य हो जाएगा। और अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, राज ठाकरे को अपनी मनमानी करने देते हैं, तब फिर भी वो महाराष्ट्र में हिंदुत्व के सबसे बड़े हीरो कहलाएंगे। दोनों ही केस में नुकसान शिवसेना को होना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने लाउड स्पीकर पर अपना तुगलकी फरमान महाराष्ट्र में सुनाया है, उसके बाद अब 3 मई को क्या होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। एक तरफ राज ठाकरे ने हल्ला बोल दिया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नई रणनीति बनाने में जुट गई है। डगमगाती पार्टी को स्थिर करने के लिए कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है। सोनिया गांधी के आवास पर एक बार फिर बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को प्रेजेंटेशन दिया। तो वहीं ममता बनर्जी भी मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या इन सब बैठकों से कांग्रेस की जो खोई साख है, क्या पार्टी वो वापस ला पाएगी? क्या पार्टी फिर मजबूत हो पाएगी? देखिए, पार्टी के लिए कौन सोच रहा है, तो मम्मी हैं जो बेटा के कैरियर को बढ़ाना चाह रहे हैं। हाई पावर्ड मीटिंग हुई, तमाम बड़े बड़े लीडर इसके अंदर थे कि 2024 में कांग्रेस पार्टी को कैसे बीजेपी के पैरेलल खड़ा किया जाए। और मज़ेदार बात यह है कि दूल्हा ही गायब हो गया, बेटा देश में ही नहीं है, मीटिंग में कहाँ से होगा। सारी तैयारी राहुल गांधी को मोदी के पैरेलल खड़ा करने की हो रही है और दूल्हा कहीं किसी आइलैंड पे, पता नहीं कहाँ, कांग्रेस वाले को भी मालूम नहीं, कहीं मेडिटेशन कर रहे होंगे, बैंकॉक, थाईलैंड, कहीं पे भी, वॉट एवर इट इज़ हिज पर्सनल लाइफ। लेकिन ये मसला जो है, इससे 2 बातें समझ में आ रही है। पहली बात ये कि एक तरफ ममता बनर्जी सारे गैर बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स को इकट्ठा कर रही है। उनके मन में वो ख्वाब जगा हुआ है कि 2024 में मोदी के साथ 2-2 हाथ हम करेंगे और समस्त विपक्ष का जो है चेहरा मैं बनूंगी। और इसलिए उधर अलग कवायद चल रही है। प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखाने वाला शख्स प्रशांत किशोर अब ममता के साथ नहीं है, उधर सपना दिखा दिया और वहाँ से कट के अब आ गया है वो कांग्रेस पार्टी में। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को वो टोपी पहना रहा है कि अब 2024 में हम रणनीति बनाएंगे। दूसरी बात, 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह के प्लानिंग में जा रही है तो कांग्रेस पार्टी ने आज एक संकेत दे दिया तमाम विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कोई भी लीडर, नॉन बीजेपी लीडर जो बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनको आज सोनिया गांधी ने मैसेज दे दिया कि 2024 में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन बनेगा, उसको कोई लीड करेगा तो वो कांग्रेस पार्टी होगी और कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी होगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस को फिर मजबूत स्थिति में लाने के लिए एक तरफ तो सोनिया गांधी लगातार बैठकें कर रही हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी ही उन बैठकों में से नदारद नजर आ रहे हैं।
एक तरफ कांग्रेस में मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ ममता दीदी अपने राज्य में बुरी फंस गई हैं। बंगाल में हाल में हुए 5 दुष्कर्म के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है। इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ममता सरकार से केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। इसके अलावा सभी मामलों में पीड़ितों और उनके गवाहों की अगली सुनवाई तक के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिए जाने का आदेश भी जारी किया गया है। बता दें कि ममता के नेताओं पर खुद रेप का केस लगा हुआ है। कोर्ट अब अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी। डॉक्टर साहब, क्या ममता सरकार इस जो रेप केस है इसमें सही रिपोर्ट पेश कर पाएगी, क्योंकि उनके तो खुद के ही नेताओं पर रेप के आरोप लगे? अब ये समझिए कि अगर वहाँ हाईकोर्ट इतनी इसको कह सकते हैं कि साफ साफ भूमिका में नहीं हो तो ममता बनर्जी की सरकार कैसे चल रही थी, कैसे चल रही होती, ये बहुत बड़ा सवाल है। हर चीज़ में हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि किसी केसेस को अभी 6-7 केसेस सीबीआई के पास दिए गए और फिर ये 5-5 मसला आ गया। ये वही ममता बनर्जी है जो माँ माटी मानुस उसका नारा देती है और हर दिन बंगाल के अंदर बंगाल की माँओं और बहनों की इज्जत तार तार होती है और जो गुनहगार होते हैं उसको टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार और उसकी पुलिस उसका संरक्षण इन अपराधियों को मिला हुआ है। अब दिक्कत यह है कि जब हाईकोर्ट उसमें कोई फैसला देता है तो अब मालूम चल रहा है कि वकील जो तृणमूल कांग्रेस के चले चपाटी हैं, ये लोग जजेस का बायकॉट करने की हिमाकत दिखाना शुरू कर चुके हैं। ये लोग जजेस को जो है बंधक बना देते हैं कि खबरदार तुमने बंगाल के केस को सीबीआई को दिया। बंगाल में एनार्की है, बंगाल में कानून का राज नहीं है। वहाँ ममता बनर्जी की हनक से टीएमसी के गुंडागर्दी से सरकार चलाई जा रही है और बंगाल की जनता उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आपने ही उन्हें वोट दिला करके इस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाने में आपने मदद की है। तो जैसे आप लीडर चूज करोगे तो वैसे ही फल भी मिलेगा जो बंगाल इस वक्त भुगत रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी का गुंडा राज चल रहा है, उसी बीच दुष्कर्म के मामलों में अब सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है, जिसके बाद ममता बनर्जी बुरी तरह फंसती दिखाई दे रही हैं। अब एक तरफ बंगाल के लिए ममता भस्मासुर बनी हुई है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान राज लाने के लिए पूरी ताकत लगाने वाली पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए ये आतंकी अब भस्मासुर बन गए हैं। तहरीक-ए-तालिबान के आतंकी पाकिस्तानी सेना के जवानों की लगातार हत्या कर रहे हैं। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले करके अफगानिस्तान भाग रहे हैं। इसके जवाब में इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान में घुसकर हवाई हमला किया है। इस हमले में करीब 50 लोग मारे गए, जिससे तालिबान भड़क गया है और दोनों देशों के बीच सीमा पर जंग के हालात बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, कभी ये दोनों एक दूसरे के काफी गहरे दोस्त हुआ करते थे और आज हालात ये हो गए हैं कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। देखिए, सांप को अगर आप पालेंगे तो किसी न किसी दिन वो आपको डसेगा ही। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं और कोई गलत बात नहीं कहते। पाकिस्तान में लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे कि वहाँ पे तालिबान का राज आ गया। और मैं आपको बता दूं, तालिबान ने अब तक दर्जनों पाकिस्तानी सेना के लोगों की हत्या वो कर चुके हैं बॉर्डर के ऊपर। अभी हाल में ये जो घटना घटी है कि लगातार बम विस्फोट होने लग गए पाकिस्तान के अंदर, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये तालिबान का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान में शरीयत कानून को लागू करना चाहता है और तालिबान अफगानिस्तान से इनका करार था कि वो जो पाकिस्तान में एक्टिव तालिबानी हैं उस पर वो कंट्रोल करेंगे। लेकिन दोनों ही तरफ से जिसको कह सकते हैं कि वादा खिलाफी हुई। तालिबान को लग रहा था कि पाकिस्तान ने वो भरोसा दिला रखा था कि अमेरिका से हमारी बातचीत हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। पीस मेकर था, डील मेकर था पाकिस्तान, और ये कहा था कि भाई सरकार बनने के बाद हम सब तरह की मदद करेंगे। लेकिन तालिबान की वहाँ सरकार तो चल रही है लेकिन एनआरकी है, पैसे भी नहीं है, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उनको लगता है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर इस तरह का काम किया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तानियों के हाथ एक गुलाम मुल्क की तरह काम करे। ये अफगानिस्तानियों को कबूल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान
ने सोचा कि ये जो तालिबान की सरकार आ जाएगी तो हम डुरन लाइन के ऊपर जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर हम फेंसिंग कर देंगे और एक परमानेंट बाउंड्री बन जाएगा। लेकिन तालिबान ने साफ साफ कहा कि बहुत सारा पाकिस्तानी इलाका जो पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान का है वो अफ़गानिस्तान का इलाका है, और इसलिए जहाँ जहाँ ये बॉर्डर्स लगा रहे थे, तार लगा रहे थे, वहाँ वहाँ तालिबानी गए और पाकिस्तानी सेना को मार भगाया, तार उठा ले गए, पोल्स उठा ले गए। और अब जो फाइनल जो शोडाउन हो रहा है कि इस बीच तहरीके तालिबान को मारने के चक्कर में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान में घुसकर एक रिहायशी इलाके पे हमला किया जिसमें बहुत सारे सिविलियन की मौत हुई है, जिसका बदला तालिबान ले रहा है पाकिस्तान से। कहने का मतलब ये है कि चौबे गए थे छब्बे बनने, बन के आए धोबे। अभी खेल शुरू हुआ है, पाकिस्तान न घर का रहेगा न घाट का रहेगा। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने पर मिठाइयां बांटने वाले पाकिस्तान के लिए अब तालिबान बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।